तो हम स्टैटिक जीके में बात कर रहे हैं, और स्टैटिक के साथ मैं ये कह सकता हूँ इसमें पूरा ज्योग्राफी भी इनबिल्ड है, पूरा हिस्ट्री भी इनबिल्ड है, पूरा पॉलिटी भी इनबिल्ड है। यस या नो? कंप्लीट है क्या भाई जितने फैक्ट हैं? तो आज के फैक्ट में आगे बढ़ते हैं अपन। पहला देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई? ओजोन दिवस पता है भाई आपको? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, आप में से मुझे कितने बच्चे बता सकते हैं कि ओजोन परत जो है कौन से मंडल में? हाथ खड़े करो, आवाज नहीं करेगा कोई भी। एक तो बताने वाले है ना, इनको एक दो को जो पीटूंगा तब तक मानेंगे नहीं भाई। ये जो आदत था ना, इसको सुधार लो भैया। 12th फेल मूवी देखी है ना, तो उसमें एक बात कहता है ना, वो क्या छोड़नी पड़ेगी? चिटिंग छोड़नी पड़ेगी, टिप्पणी नहीं। क्या छोड़नी पड़ेगी? चिटिंग। और सच्चाई है ये। अगर खुद में निखार चाहते हो तो आज कल परसों क्या करना पड़ेगा भाई? चिटिंग छोड़नी पड़ेगी। क्या को हेल्प करना किसी को? आता है तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इसमें क्या समस्या है? हाँ भाई, कौन बताएगा? ओजोन परत, ओजोन परत जो है वो किसमें है? समताप मंडल। सही बात है। कितने टोटल है? 5। शोभ, समताप, मध्य, आयन, यशियानो। तो जो शोभ मंडल उसमें तो मौसम की घटनाएं, समताप मंडल में 2, ओजोन और हवाई जहाज, दोनों किसमें? समताप, ओजोन पर। ठीक है भाई। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन परत का मेन काम क्या होता है भाई? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करता है? रोक लेता है। ठीक है कि नहीं है? तो ओजोन परत है, इसलिए 16 सितंबर को क्या बनाते हैं? अच्छा, 16 दिसंबर को क्या बनाते हैं? देखिए ये बताएगा ओम प्रकाश ही। 16 दिसंबर को क्या बनाते हैं? हाँ, विजय दिवस। शाबाश भाई। 16 दिसंबर 1971 को अपन ने बांग्लादेश को अलग एक नया देश बनवाया था, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश। तो इस देश पाकिस्तान को अपन घुटने पे ले आए थे, तो इस दिन अपन क्या बनाते हैं? विजय दिवस पर। चलो शाबाश भाई। सत्य शोधक समाज सबको पता है, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, 1873। 1873 ज्योतिबा फूले। कौन सा समाज? सत्य शोधक समाज। अनुराग खड़ा हो जाएगा। अबे अनुराग आप बताओ, 1867 में कौन सा समाज बना था? 1867 में कौन सा समाज बना था? प्रार्थना समाज। शाबाश भाई। कौन सा भाई? प्रार्थना समाज। हाँ भाई। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। यस या नो? बाद में गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे। और किसके नेतृत्व में? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। कौन सा? प्रार्थना समाज, 1867 में। बैठ जाए भाई। हाँ, ये आगे सत्येंद्र। हाँ भाई, 1875 में कौन सा बना था? 1875 में आर्य समाज। शाबाश। कौन सा समाज भाई? आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। भारत के मार्टिन लूथर। किसे कहा है भाई? दयानंद सरस्वती को। चलो भाई बैठ जाओ, शाबाश। और 1828 में ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। अगला देखो, आयरलैंड देश की राजधानी डबलिन। आयरलैंड देश की राजधानी कौन थी? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। सुरेंद्र तू खड़ा हो जा भाई। भारत में कौन सी महिला आयरलैंड से आई थी? हाँ, आयरलैंड से कोई महिला आई थी। इंदिरा गांधी। खड़ा हो रहेगा 2 5 10 मुक्का की तेरे का माथा पर दे। इंदिरा गांधी है तू बेशरम। कम से कम कहने से पहले तो सोच इंदिरा गांधी। हाँ लेडी थी, कौन सी लेडी पूछ रहा हूं मैं भी। मैं कौन सा लेडा पूछ रहा हूँ? अच्छा आयरन नहीं, अरे आयरन लेडी नहीं पूछ रहा तुम्हें। आयरलैंड से, आयरलैंड ये देख देश है ना यहाँ से।
ये बात सही है, आयरन लेडी तो बोलते थे। जैसे लोहा, आयरन लोहा, लोहा पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब लोहा, लोहा पुरुष और लोहा महिला तो हो नहीं सकती ना, तो अंग्रेजी में क्या ले लिया भाई, आयरन लेडी कह दिया सब। आयरलैंड से कोई महिला आई थी उसकी बात कर रहा हूं। हिंट दे देता हूं, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में फाउंडर थी 1893 में, और 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। है? अरे तू बता सौरभ, एनी बिसेंट खड़ा हो जा और एक 5 हाथ मुंह पर मुक्का दे पाचन, दे पाचन, डुका पिला इसको 2-5। अब भाई, अरे पीठ 2 डुक्के मार इसके बढ़िया वाले, मारूंगा नीचे। हाँ भाई, एनी बिसेंट कहां से थी, आयरलैंड से एक महिला आई थी, नाम था एनी बिसेंट, एनी बिसेंट था। और 1893 में किसकी, हाँ भाई, थियोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी। मतलब एक प्रकार से भारत में उसने, हालांकि थियोफिकल सोसाइटी बना न्यूयॉर्क में था, मैडम ग्लाउस्की ने बनवाया था वहां। और 1893 में भारत में आया है, 89 में आ गया, फिर 93 में इसको कौन मैनेज किया, एनी बिसेंट ने। फिर एनी बिसेंट ने, भाई बड़ी बात तो ये थी, कब अध्यक्ष बनी, 1917। 1916 में सूरत, सॉरी लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में तो कांग्रेस मुस्लिम कांग्रेस का गरम दल नरम दल दोनों एक हो गए, साथ में मुस्लिम लीग भी अटैच हो गया, यानी कांग्रेस सबसे मजबूत हो गया। और अगले ही साल 1917 में उसकी एक महिला अध्यक्ष बनी, नाम था एनी बिसेंट। और 1916 में उसने होम रूल की स्थापना की थी, किसके साथ मिलकर, बाल गंगाधर तिलक के साथ। तो वही थी आयरलैंड लेडी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक सरोजनी नायडू। अगला ही क्वेश्चन आ गया क्या भाई, सरोजनी नायडू का, सारी बातें हो गई भाई। सरोजनी किताब का नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो इंपॉर्टेंट किताब हो गई साहब। ये चारों बातें अगर आपको याद हो गई, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थी, 1916 में होम रूल लीग, 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही, कौन, सरोजनी नायडू। और इनकी किताब है द गोल्ड, हाँ सॉरी मैंने क्या बोला, अच्छा अच्छा, सरोजनी नायडू दूसरी अध्यक्ष थी, महिला दूसरी अध्यक्ष 1925, और पहली भारतीय सरोजनी नायडू 1925। और ये थी एनी बिसेंट, कौन से देश की, आयरिश थी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, दल खाई लोक नृत्य कहां का भाई, उड़ीसा। दल खाई उड़ीसा का, दल खाई। घूमरा, घूमरा भी तो यही है, घूमरा, घूमरा। छऊ भी है, छऊ तो वैसे उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में मरता है छऊ, ठीक है कि नहीं भाई। छऊ भी नृत्य कह सकते हैं, घूमरा भी यही का है, छऊ भी यही, यहां भी होता है छऊ। हाँ तू बता रहा था, उड़ीसा के नेशनल पार्क बता, 2 देगे, खड़ा होगा जल्दी से। मुझे एक पीटने वाला आदमी बुलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ऐसा लगता है। उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क बता दे जल्दी से। हाँ संदीप, भीतरकनिका, बिल्कुल शाबाश। भीतरकनिका जो स्पेशल प्रकार के कछुओं के लिए जाना जाता है ओलवी रिट्रेल, ऐसे नाम से कछुए है ना, वो पाए जाते हैं भाई विशेष। दूसरा सिमलीपाल, बिल्कुल शाबाश, सिमलीपाल और भीतरकनिका, भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ के भाई, उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं, चल उड़ीसा में बांध, उसका नाम बता दे फिर बिठा दूंगा। कौन सा बांध है उड़ीसा में, तो उसके करीब आजा। जितना हॉस्टल में बे बे करता रहता है ना, उतना पढ़ लेना तू, तेरे निहाल हो जाए। आर इसका करीब आ, 2 बढ़िया ठिका दे, खेच के जितनी तेरी ताकत है। अरे टाइम नहीं है इतना।
तुम्हें बोल तो सिखाता हूँ, डुक्का भी दड़ में सिखाता हूँ कैसे देते हैं। हाँ भाई, कौन सा है रे? कौन सा? हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, महानदी पे। किस नदी पे? महानदी पे हीराकुंड बांध। ठीक है कि नहीं भाई? हीराकुंड बांध। तू बता, उड़ीसा की गंगा किसे कहते हैं? वैतरणी को कहते हैं। सही बात है कि भाई? बिल्कुल सर। उड़ीसा की गंगा वैतरणी, वैतरणी और ब्राह्मणी दोनों मिलकर होती है, लेकिन मेन नदी वैतरणी है। शाबाश। जिसे उड़ीसा क्या कहा जाता है भाई? गंगा कहा जाता है। चलो आ जाओ इधर आगे। अबे अंचार झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। देखो नहीं आ गया ना, देखो दलखाई भी याद रखना है, ये भी अच्छा कि उसने दलखाई अंचार, हम पढ़ रहे हैं उससे अलग है ये, लेकिन नई बातें हैं। अंचार झील, अंचार कहां की भाई? अंचार जम्मू कश्मीर। डल झील तो सबको पता है भाई, हाँ डल झील मोती। उल्लर झील सबको पता है भाई, उल्लर किस लिए जाना जाती है भाई? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस नदी के साथ? झेलम नदी के साथ। कौन सी नदी के साथ? झेलम नदी के साथ। तू खड़ा हो देख भाई, तू मुझे बता नेशनल पार्क बता, तीनों देख, 3 नेशनल पार्क बताए थे जम्मू में मैंने। हाँ तू बता। हाँ, दाचीगम, किश्तवाड़। कितनी आसान भाषा में बताए थे मैंने, फिर भी याद नहीं होता तुम्हारा। सलीम अली। अरे आया ना, मैंने कहा था ये हमारा जम्मू है, ये हमारा जम्मू है। यहाँ यहाँ पाकिस्तान क्या करता है? भारत में अटैक करता है। हाँ भाई, अली का नाम लेके। किसका नाम लेके? अली। या अली तो सलीम अली। अच्छा, अटैक करता तो मैं किस्तों में अटैक करता है। सबसे पहले बार 47 में, फिर उसके बाद में, फिर दूसरा अटैक कब हुआ? 1965 में। अरे आया ना, फिर 1971 में, फिर 1999 में। तो क्या करते भाई? किस्तों में अटैक कर रहा है, तो किस्त बार अली का नाम लेके किस में अटैक? किस्तों में अटैक। और फिर उससे में क्या हो जाता है? गम। तो गम से दाची। 3 नेशनल पार्क है। कौन से भाई? एक मैंने ट्यूलिप गार्डन बताया था, इसमें नहीं बताया था क्या? रिवाइज क्या कर दो। अब अगला देखो, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई भाई? 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई 1954। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है भाई? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की जो अवधारणा ली गई है, उसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हाँ, ये सूरज कुमार खड़ा हो जा। भारत में कुल कितने संविधान संशोधन हो गए? भारत में कुल संविधान संशोधन कितने हो गए अब तक? हाँ, ये बगल वाला खड़ा हो जा। संविधान संशोधन। हाँ, महेंद्र गुर्जर। ऐसे ही खा लो रोटी। हाँ, बीच वाला खड़ा हो जा। 324 और दादा मरवा दिया। शाबाश, 324 संविधान संशोधन करवा दिए हैं। मरवाओगे तो और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये पीछे राहुल 105। कितने? 105 ही है। बगल वाला 106 हो गए भाई। कितने हो गए रे? 106। 106 भी तो हुआ है। हाँ भाई, महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा साहब। संसद में 1/33। 100 बैठेगी तो 33 महिला बैठेगी। हाँ भाई, जब नई संसद में गए थे क्या पढ़े, तो पहला नई संसद में पहला बिल यही हुआ था, 106 महिलाओं को 1/3 आरक्षण। कब गए थे? 19 सितंबर को गए थे क्या भाई? 2023 में। 19 सितंबर को अपन नई संसद में गए थे 2023 में।
तो जाति पहला बिल यही हुआ था, 106वां बिल था। कौन सा भाई? महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा। हाँ जी बोलो, बैठ जाओ, बेशरम कहेंगे। अरे जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में। हाँ भाई लिख लिया क्या? देखो ये पहाड़ियों से आ जाता है। हाँ भाई क्वेश्चन था जवादी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके अलावा सेवराय की पहाड़ियां भी कहाँ है भाई? तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियां भी कहाँ होगी? तमिलनाडु में होगी। अच्छा नल्ला मल्ला पर्वत पूछ ले, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, ये आंध्र प्रदेश में भाई। नल्ला मल्ला कहाँ है भाई? ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। बादाम की पहाड़ी पूछ ले तो, बादाम की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। बराबर की पहाड़ी पूछ ले तो, बराबर की गुफा, बराबर की पहाड़ी, ठीक है ना भाई, ये कहाँ है? बिहार में। बराबर, ठीक है ना भाई, बरार। और बरार, बरार जो है वो क्या है? मणिपुर की नदी है बरार, जिसे बांग्लादेश में सूरमा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सूरमा कहते हैं, ठीक है नहीं भाई। और बराकर नदी कहाँ है? झारखंड। देखो बराकर झारखंड, बराबर बिहार, और बरार मणिपुर, ठीक है ना भाई, ये अलग अलग चीजें होगी। और सेंड्रू की पहाड़ियां कर्नाटक में, सेंड्रू की पहाड़ियां कर्नाटक में। बाबा बदनू की पहाड़ियां कर्नाटक में। बाबा बदनू की पहाड़ियां भी किसके लिए भाई? कॉफी के लिए फेमस है भाई बाबा बदनू की पहाड़ियां। बाबा बदनू की और सेंड्रू की पहाड़ियां कहाँ है? कर्नाटक में है भाई। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में। हाँ भाई आगे आ जाओ। हाँ भाई स्ट्रेट ड्राइव, ड्राइव किस खेल से संबंधित है भाई? स्ट्रेट ड्राइव सबको पता है, क्रिकेट से जब सीधा शॉट मारते हैं। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर माहिर है भाई शॉट गया ना, स्ट्रेट ड्राइव। धोनी कब से ड्राइव मारता है? सिक्का तो वो तो उसको कौन सा सिक्का कहते हैं? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर शॉट। ड्राइव तो होता है गेंद नीचे की नीचे ड्राइव होती है ना, सामने स्ट्रेट ड्राइव, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। अब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ। दूसरा क्या नाथ है? आदिनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह सांड। अब भाई महावीर स्वामी का जन्म 500, और महात्मा बुद्ध का 563 छोटे थे क्या? रहा ना महावीर स्वामी। कौन से तीर्थंकर तेरे? 24वें। और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। शाबाश। जैन धर्म के 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है भाई? केवल्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है भाई? आगम। और बौद्ध वालों को पिटक, पिटक पिटारा, वो बौद्ध में जात आगम। हाँ भाई जीव और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। देखो नई बात में जीव और जीनो दो। और आज की तारीख में भी भाई इस शब्द की बहुत जरूरत है साहब। सबसे बड़ी समस्या लोगों को यही है कि कौन दूसरा क्या कर रहा है। रहा ना जियो और जीने दो की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके तो नारे लगने चाहिए, होर्डिंग लगने चाहिए। तो जियो और हर तीसरे आदमी को, हर तीसरे नहीं हर दूसरे आदमी को, पहले आदमी की क्या है? दिक्कत है साहब। अपने घर में तो चाहे आग लगे, दूसरे के अगर किसी ने माचिस भी जला दी ना तो बस उसकी बातें होंगी साहब, है कि नहीं भाई? और गांवों के हाल तो और ज्यादा खराब है साहब। लोगों को पूरी डिटेल पता होती है दूसरे घर की, पूरी पूरी हिस्ट्री लिखवा लो साहब, किताब लिख सकते हैं वो, मेरे पड़ोसी का घर, है कि नहीं भाई? पूरा निबंध लिख सकते हैं। बड़ी समस्या है साहब आज की तारीख में। हर आदमी को समस्या है, हर आदमी को समस्या है। मान लो कौन क्या कर, अपने बच्चे टाइम पर रोटी नहीं देते, लेकिन पड़ोसी को बता देंगे साहब उसके वाला छोरा यार मुश्किल ही देगा रोटी, अरे तुझे तो आज ही नहीं मिल रही और तू उसके फ्यूचर की बातें कर रहा है। बहुत बुरा हाल है साहब गाँव का, बहुत बुरा, बहुत बुरा जी। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जरूर इस बात पे अमल करें। मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा गुण होगा। आधी सक्सेस तो आपको इसी दिन मिल जाएगी जब लोगों को उनके अपने हाल पे छोड़ दोगे। अगर आप दूसरे की, हाँ भाई, दूसरे की बात करते हो तो आप जीवन में इससे आगे कुछ कहीं नहीं बढ़ पाओगे। यू आर कंप्लीटली जीरो। दूसरे की बात करते हो, तीसरा आदमी आपको किसी दूसरे के आगे बात बताता है तो उससे हाथ जोड़ लो भाई, ना तो मैं जज हूं
ना मैं कोई भगवान हूं, है कि नहीं भाई? मुझे क्यों ही दे रहा है तू यार ज्ञान? क्योंकि ये दिमाग जो है वो फिक्स है, ये कुछ बातें स्टोर ही कर सकता है। जब आपके पास इतनी लोड है लोगों की दिक्कतों की, लोगों की समस्याओं की, लोगों, तो भाई और चीजें स्टोर कहां से, अपनी चीजें कहां से स्टोर करोगे आप? आर यू एग्री? तो इसलिए दूसरे की तो कभी बात करो ही मत। हाँ, आपको कभी तकलीफ है किसी से तो सामने जाके ही कह दो साहब। नाराज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, राजी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आओ तो जाओ तो, बस समझ लो आपने, ये समझ लीजिए आज के सन्यासी हो गए आप। सीरियसली बता रहा हूं आप। लेकिन ये उसकी ये होती ना बटरिंग, बैक बटरिंग जिसको कहते हैं, पीठ पीछे रहाया ना, सामने तो जी जी और जाते देखे मुझे क्या कर रहा था है, और 3 घंटे बैठ जाएंगे साहब। आज मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात पे आप नजर डालें। आज के तारीख में 3 आदमी बैठे बातें कर रहे हैं मजे से, बिल्कुल एक उठ के गया, अब जो बच गए 2, वो पक्की बात है 2 जितनी देर रहेंगे उसी की बातें करेंगे। क्या फेंक रहा था, देख क्या कर रहा था, रहाया ना पूरे 2 घंटे। अच्छा दूसरा आदमी किसी को काम होगा कहेगा ले यार मैं चल, अरे बैठ यार, अभी तो पूरी फेंकी नहीं, पूरे 5 साल की 10 साल की पूरी कहानी। अच्छा फिर अगले दिन वो तीनों बैठेंगे, फिर तीनों आपस में बढ़िया बात करें, फिर उनमें से एक उठ के जाएगा, फिर वही कहानी आ जाएगी, और आप खुद तो देख लो आप चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको आपको कहना चाहता हूं, लोगों को तो पता नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कहूं, सच बता रहा हूं, हमारे बारे में कौन क्या कहता है, अगर हम उस दिन हम ये सोचने लग गए, उस दिन हमारा अध्याय क्या है, खत्म। हमारे बारे में कौन क्या सोचता है, उसका नजरिया है वो सोचेगा। हर आदमी एक आदमी को एक नजरिए से देख पाता है क्या? अरे जब औलाद अपने माँ बाप को एक नजर से नहीं देख पाती, आप 4 बच्चे हो और जिनकी उम्र 40-50 अलग अलग हो, चारे बेटों से अलग अलग जाके मिलना, चारों का मत माँ बाप के अलग अलग हो सकता है। एक कहेगा नहीं रे मेरे मन नहीं है, बड़े बड़े भाई सापरी है, अरे यस या नो? जब औलाद अपने माँ बाप को, जो जिनकी परछाई है वो माँ बाप होते नहीं तो वो होती नहीं, अगर वो अलग अलग मत रख सकते हैं तो दुनिया में आप किससे उम्मीद कर रहे हो? तो कभी भी आप रिवॉर्ड मत ले जाना, रिवॉर्ड मत लेने की कोशिश करना कि मुझे कोई रिवॉर्ड दे देना भाई। मैं आज आपको बताता हूं कतई रिवॉर्ड नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। मैंने काम किया है, मन से काम किया है, तो एक दिन आपको झकमरा के देना पड़ेगा, चाहे आज नहीं 10 साल बाद में आपका जब बुढ़ापा आएगा तब आपके मुंह से निकलेगी अरे यार वहां वास्तव में सर मैंने तो खूब करवाते थे यार, सारे दिल लगे रहते थे। ये शब्द आज नहीं कल निकलेंगे, ठीक है कि नहीं है? आपने कहीं भी किसी फील्ड में काम किया आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आप रिवॉर्ड मत लेने जाना। कई बार आता है ऐसा होता है स्टाफ या टीचर कहते हैं बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, अरे भैया रिस्पेक्ट होती थोड़ी है किसी से, आप काम करते हो नहीं करता वो अपना पछताएगा। यस, आप कई बार आजकल के जो बच्चे हैं दोस्तों से बड़ी उम्मीद, आजकल एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उम्मीद, अपेक्षा। सबसे बड़ी बात है अपेक्षाएं, हर बंदा 5 दिन की दोस्ती और अपेक्षाएं बहुत रखेगा। अरे यार उसने तो मुझे केक काटा था मुझे बोला ही नहीं, अरे बावड़ी पूछ बिको केक काट तू कौन मोदी बन रहे हो? छोटी छोटी बातों पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम है मनुष्य, छोटी सी बात दिमाग में गई और हमारा खेल क्या हो जाता है भाई, घूमने लग जाता है सब। जितने ज्यादा पीस रहेंगे मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं है, अरे यार उसने तो मुझे बुलाया ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी आता है, कई बार ऐसे केस हो जाते हैं, अरे नीचे से हम तो नीचे तो ऊपर केक काट लिया, कोई बात नहीं तू बाद में चला गया, ठीक है कि नहीं है? तो अपने दिमाग को डेवलप कीजिए, इन चीजों से ऊपर उठिए साहब आप। और आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों में मैं अमूमन नोटिस करता हूं, आप लोग नहीं, मेरे सबकी खबर रहती है कौन क्या है, ठीक है कि नहीं है? तो इसीलिए कहता हूं इन चीजों से ऊपर उठो, कौन क्या कतई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, मतलब आप अपने डायरेक्शन को क्या कर रहे हो भाई, बदल रहे हो। तो इस चीज ये बड़ी समस्या है, और ये शब्द आज से रट लो, जियो और जीनो दो। कोई ऐसी बात भी कहे ना भाई साहब मेरी तो खुद की तकलीफें ही नहीं मिट रही, मैं दूसरे की क्या मिटूंगा, ठीक है कि नहीं? मेरा तो अंधकार और फ्यूचर दोनों किसमें है भाई, अंधेरे में है अभी। अरे अंधेरे में ये फ्यूचर अपना, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही, तो मैं दूसरे को कहां फ्यूचर दिखाऊंगा, मैं तो मेरा देख लूंगा खूब ऐसा। तो ये शब्द याद रखना भाई, महावीर स्वामी ने जियो और जीनो दो। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य
जमाली। हाँ भाई कौन थे? जमाली थे। और ये इनके दामाद भी थे। क्या थे भाई? दामाद। इनकी पुत्री थी, क्या नाम था? प्रियदर्शना। क्या नाम था भाई? उस प्रियदर्शना के पति थे जमाली। क्या थे भाई? तो इसीलिए इनके क्या हो गए साहब? शिष्य हो गए साहब। दामाद को शिष्य बना लिया कि आ जा इधर तू। ठीक है कि नहीं भाई? महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश कहां दिया था? राजगृह। कहां दिया था भाई? राजगृह। कौन सा पहाड़? विपुचल। अब देखो राजगृह मौल्य तो बिहार, तो बिहार में कौन सा पहाड़ हो गया? विपुचल पहाड़ी हो गई साहब। कौन सी पहाड़ी? विपुचल पहाड़ी। यस या नो? तो बिहार में एक और पहाड़ी हो गई क्या भाई? कौन सी पहाड़ी? विपुचल पहाड़ी। जिसपे किसने? महावीर स्वामी ने क्या दिया था? पहला उपदेश। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था भाई? सारनाथ में। कहा दिया था भाई? सारनाथ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त थी बोध गया। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक अवस्था में दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483, महापरिनिर्वाण और घर छोड़ने को महानिष्क्रमण, और ज्ञान उपदेश देने को धर्म में चक्कर परिवर्तन। यस, हाँ जी। प्रथम जैन संगति कब हुई भाई? 300 में। दो ही जैन संगति हुई इनमें। पहली कब हुई? 300 में। और जब ये दो भागों में बट गया पहली में, कौन सा? हीनयान महानयान तो बुद्ध वाला बैठे थे। हाँ, श्वेतंबर और दिगंबर। कहा हीनयान? हाँ भाई, श्वेतंबर और श्वेतांबर अस्तुलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु। भद्रबाहु का एक कौन बना था शिष्य? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। किसका शिष्य? भद्रबाहु का। और दक्षिण में स्वर्ण बेलगोला में जाके क्या किया था भाई? हाँ भाई, प्राण त्यागे थे सलेखना विधि से। तो आज भी स्वर्ण बेलगोला जो जगह है कर्नाटक में, वो किसके लिए जानी जाती है? जैनियों का तीर्थ स्थल है स्वर्ण बेलगोला, कर्नाटक का। अब भाई शायवाद किस धर्म का है भाई? जैन धर्म। शायदवाद जो है किस शादवाद। हाँ भाई, जैन धर्म का कौन सा है भाई? शादवाद है भाई। द्वितीय जैन संगति 512। कहा भाई? वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में। महावीर स्वामी किस नदी के ज्ञान प्राप्ति हुई थी भाई? रिजुपालिका। और महात्मा बुद्ध को निरंजना। निरंजना और इनको रिजुपालिका। जैन धर्म के महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह भाई सिंह। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान महाविद्यालय भाई। और पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और उसके महात्मा बुद्ध का बच्चा का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुधोधन। महात्मा बुद्ध का वंश शाक्य। और महावीर स्वामी का कौन सा? ज्ञात्र कुल। जो राम का था ना, इक्ष्वाकुल ज्ञात्र कुल था इनका। ठीक है भाई। अब जैन धर्म किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। तो ये चीजें हमने पढ़ रखी है खूब अच्छे से, याद भी है सब लोगों को, है क्या भाई? चलो ठीक है, आगे बात करें, अगली पीडीएफ की तरफ देखें। ब्रिक्स का मुख्यालय। ब्रिक्स का मुख्यालय तो बता देंगे। ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी है अभी? तू बता मीरा। 9। ठीक है ना भाई, 10। अब ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बना सकता है, ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और ब्रिक्स में अभी तक कितने थे? 5। BRICS। हाँ, नहीं 10 ही है। ठीक है भाई। बी यानी ब्राजील, आर यानी रसिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना, और एस यानी साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में कितने देश थे? 5। और अब कितने देश हो जाएंगे? 10 देश हो जाएंगे। जैसे इथोपिया है, ठीक है नहीं भाई, यूएई और सऊदी अरब है, इथोपिया है, यूएई है, 3 देश तो ये हैं, और ये 2 देश और हैं इसमें। ठीक है भाई, ऐसे 10 देश हो जाएंगे इसमें। इसमें ब्रिक्स में। अच्छा, ब्रिक्स का मुख्यालय पूछा था किसने? संघाई। कहां पड़ता है भाई? चीन में। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहां है? संघाई, चीन में है साहब। नहीं नहीं नहीं, संघाई है ब्रिक्स का मुख्यालय। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में है, कोई डाउट ही नहीं है। हाँ भाई, कहां है? संघाई चीन। ब्रिक्स का मुख्यालय कहां है? चीन में साहब। अच्छा मुझे बताओ, अभी लास्ट जो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वो कहां हुआ था? हाथ खड़े करो देखिए, हाथ खड़े करो देखा आपने। ब्रिक्स का अभी लास्ट 2023 में कहां हुआ था ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन? आई थिंक 15 हुआ था शायद, 15 शिखर सम्मेलन था। बताओ। भारत में। नरेंद्र मोदी। क्या हो गया? हाँ
और कौन बता रहा था? जापान। हाँ, कहीं भी करवा तो अपनी बात है। जापान अफ्रीका क्या फर्क पड़ता है? जापान अफ्रीका अपने घर की बात है, कहीं करवा लो, क्या दिक्कत है? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था 15वां शिखर सम्मेलन। जोहान्सबर्ग में हुआ था भाई, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 15वां शिखर सम्मेलन। किसका? ब्रिक्स का। इसकी अध्यक्षता भी रूस के पास है भाई, ब्रिक्स की। रूस का राष्ट्रपति कौन है भाई? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन है ना भाई। इसमें जो 5 देश और जुड़ने की संभावना है वो है, जुड़ भी गए, अब जुड़ने वाला ही मान लो आप। मिस्र और इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, सऊदी अरब अमीरात, 5 देश है भाई ये। भारत में तो G20 हुआ था। क्या हुआ था भाई? G20 कहां हुआ था? भारत में हुआ। ये हुआ था G20 भारत में। G20 की अध्यक्षता की थी भारत ने। किसकी अध्यक्षता की थी? G20 की। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। 1 दिसंबर 2022 से शुरुआत हुई थी और 30 नवंबर 2023 तक ये भारत के पास थी इसकी अध्यक्षता। किसकी? G20। किसकी अध्यक्षता? G20। पारा तू बता, इस G20 की थीम क्या थी? एक तो बोला मत करो, मैं 50 बार लाख बार समझा दिया है, आदमियों की तरह सबकी तरह समझा दिया है तुम्हें, बात मत किया करो। खुद की मेमोरी को रिकॉल करो जिससे याद हो और आगे काम में आए बात। G20 की थीम वसुदेव कुटुंबकम। क्या थी भाई? वसुदेव कुटुंबकम। अरे वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी क्या है भाई? एक परिवार के बाती है सर, इसकी ये थीम थी सर। G20। ठीक है भाई। तो G20 की अध्यक्षता किसने की थी? भारत। किसने की थी? भारत। ये विकास बताएगा कि अब जो G20 की अध्यक्षता है वो किसको सौंप दी गई? ब्राजील। कौन है ब्राजील का राष्ट्रपति? लूलो। लूलो को दे दी साहब। और डूडो, डूडो कहां का? डूडो कनाडा का। लूलो ब्राजील का, डूडो कनाडा का। ठीक है भाई। अगला, अब भाई बांग्ला लोक नृत्य पढ़ा दिया था क्या? बांग्ला याद भी करवा दिया था कि भैया ये हमारा, अब भाई ये ठीक है ना भाई, यहां देख लो, ये बांग्लादेश है क्या भाई? ये नीचे, और ये बांग्लादेश के ऊपर ये राज्य टिका हुआ है कौन सा? मेघालय। और मेघालय पूरी तरह से किससे गिरा हुआ है? असम से। तो ये मेघालय है सर। कौन सा राज्य भाई? मेघालय। तो मेघालय जो राज्य है इसमें बिल्कुल बांग्लादेश से टच में है क्या? तो बांग्ला यानी वांगला या बांग्ला कौन से राज्य में? मेघालय में। अच्छा, यहाँ का नेशनल पार्क बताएगी हिमानी, बांग्ला इसका मेघालय का। नोकरेक। कौन सा भाई? नोकरेक। कौन सा भाई? नोकरेक। कहाँ है? मेघ। और 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंती। तीनों लगातार, गारो, खासी और जयंती। और जो राजधानी है इसकी कौन सी में है? बीच वाली खासी में। और जो सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थल है मानसिंगराम, वो भी किसमें पड़ता है? खांसी में पड़ता है। खांसी में पड़ता है। ठीक है भाई, मेघालय। और ये भारत के सिर्फ एक ही राज्य से सीमा बनाता है। किस राज्य से भैया? असम से। 2 ही ऐसे राज्य है भारत में जो एक एक राज्य होते हैं, एक तो सिक्किम पश्चिम बंगाल से, और असम मेघालय से। मेघालय मतलब सिर्फ असम से, और सिक्किम सिर्फ पश्चिम बंगाल से। मेघालय का ऐसा। अब भाई साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसने दिया था भाई? भगत सिंह ने। किसने दिया था भाई? साम्राज्यवाद का नाश हो नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम भगत सिंह। इनकी एक किताब याद रखना, मैं नास्तिक क्यों हूं। हाँ, मैं नास्तिक क्यों हूं, जेल में लिखी थी उन्होंने, मैं नास्तिक क्यों हूं।
भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ। कब हुआ रे? हाँ, ये खड़ा हो जा अनुराग, बता भाई भगत सिंह की मृत्यु बताओ। शहीद है, हाँ सन बतानी, डेट बतानी। 1930 में, 1929 में। हाँ समीर। हाँ, ऐसे बने रहते हो तुम धुरंधर खां। हाँ इधर, यस, सीताराम। कौन बता सकता है? बता। हाँ 23 मार्च 1900। मतलब हद है तुम्हारा यार, इतनी बार बताने के बाद में रोटी राम हो रखा जो बिल्कुल दाप है। हाँ भाई, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। कौन समझौता? 5 मार्च 1931, और उसी 5 मार्च में गांधी जी का और इरविन वाइसराय का समझौता हुआ। ठीक है कि नहीं है? मैं कई बार बताया था, इससे भगत सिंह की फांसी के लगने के बाद में गांधी जी को बहुत वो देखना पड़ा भाई, कष्ट समय आया था, क्योंकि गांधी जी से भी लोग चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि गांधी लोगों को ऐसा लगता था कि गांधी जी क्या करवा सकते थे, रुकवा सकते थे। यस या नो? हालांकि गांधी जी ने कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माने। ठीक है कि नहीं है? लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन इरविन उस समय का वाइसराय था, समझौता हुआ। और उसके 18 दिन बाद में 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को क्या मिल गई भाई? फांसी दी गई। हाँ, ये खड़ा हो जा। यस, कौन कौन थे फांसी में? 7 जने, राजगुरु और सुखदेव। बिल्कुल सही बात है, राजगुरु और सुखदेव 2 जने थे जिनको फांसी लगी थी। और 23 मार्च 1931 को फांसी लगी। ठीक है कि नहीं भाई? किसको? भगत सिंह। ठीक है भाई, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। घटना कुछ इस प्रकार है ये कि 1907 में जन्मते हैं और लगभग 12 साल की उम्र के बाद में स्कूल में पढ़ते हैं ये, और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है सब। कौन सा? जलियांवाला बाग। कब होता है? 1919। कितनी तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसमें स्कूल से दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं उस जमाने में, 12 साल के आयु में। आगे चलकर ये धीरे धीरे, और 1928 में एक बड़ी घटना हो जाती है, लाला लाजपत राय को लाठियों से, हाँ भाई, मार दिया जाता है। तो इसका आक्रोश था इनमें। ठीक है नहीं है? और इन्होंने, ये नहीं थे भगत। काकोरी कांड में तो सुभाष चंद्र बोस थे। हाँ भाई, काकोरी कांड में तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ये नहीं थे उस समय। फिर बाद में भगत सिंह नहीं थे। काकोरी कांड में कहा थे भगत सिंह? ये तो 1907 में इनका जन्म हुआ। 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी लगी। हाँ भाई, इन्होंने एक तो जो सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी? हाँ, सैंडर्स जो था, एक उसकी हत्या कर दी थी, एक असेंबली में बम गिराया था। इन्होंने, भगत सिंह ने। और सबसे बड़ी बात देखो आप, असेंबली में बम गिराने के बाद में भगे और नहीं, हाँ नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, और गिरफ्तार हो गए ये। बाद में इनको लगभग 2 साल बाद में इनको क्या हुई भाई? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। ठीक है कि नहीं है? अब आप सोचो, 1907 में जन्मे और 1931 में फांसी लगा। ठीक है ना भाई? लगभग 23 साल के जवान थे साहब, शहीद आजम भगत सिंह साहब। किताब जो थी इनकी, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। और भारत नौजवान सभा, कौन सी? भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा की जो है, ये बनाया था इन्होंने, और एक सभा बनाई थी युवाओं की, भारत नौजवान सभा। किसने? भगत सिंह ने। सॉरी, हाँ, भगत सिंह ने। कौन सी? भारत नौजवान सभा। ठीक है भाई, भगत सिंह। आगे आगे।
फांसी लगी थी किस किस को, 2 जने और थे, कौन कौन, सुखदेव और राजगुरु। और 1925 में काकोरी कांड में किसको, हाँ हाँ भाई, आजाद तो निकल गए थे वहां से, आजाद सुभाष चंद्र बोस, सॉरी आजाद सुभाष चंद्र बोस का था उसमें, लेकिन वो तो निकल गए थे। राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्लाह का और बिस्मल, ठीक है ना भाई, रामप्रसाद बिस्मल, और एक रोशन सिंह उसमें ये हाथ थे, लेकिन 3 को पास लगी थी उसमें। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, हाँ भाई महिला कब हुआ था भाई, 90, अब आप लोग पुरुष जो है वो 1975 में हुआ। तो महिलाएं 2 साल पहले ही क्या खेल ली थी भाई, क्रिकेट खेल चुकी थी साहब। महिलाएं हर जगह आगे हैं, देख लो आप, क्रिकेट खेलने में भी। पुरुषों का विश्व कप कब हुआ, 1973, और महिलाओं का, सॉरी पुरुषों का 1975, महिलाओं का 1973। कई जने क्रिकेट खूब देखते हैं, तो ये बताएगा, देखे हाँ, अभी कौन सा संस्करण हुआ था वर्ल्ड कप का, पुरुष वर्ल्ड कप का, अच्छा और कौन बताएगा, देख वो बता सकता है। 2023 में जो भारत में मेजबानी हुई थी, सबसे बड़ी बात हो भारत ने मेजबानी की थी इसकी। हाँ भाई कौन सा संस्करण था ये, 13वां संस्करण, कौन सा था भाई, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका 13वां संस्करण था। हाँ, कितनी टीमों ने भाग लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया, कितनी टीमों ने भाग लिया था, 10। 13वें संस्करण में टीमों की संख्या थी 10। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया जीती थी साहब, उपविजेता इंडिया। फाइनल कौन से ग्राउंड में हुआ था, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबसे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद में स्टेडियम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। और जो सर्वाधिक रन जो बनाए थे इस वर्ल्ड कप में, विराट कोहली, उसने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है ना भाई, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर्वाधिक वर्ल्ड कप में रन बनाने वाला खिलाड़ी हो गया विराट कोहली, और सर्वाधिक विकेट कम ही था क्या, छक्के वक्के तो यूं लगते रहते हैं। चौके भी सर्वाधिक, वाइड किसने डाली, कैच किसने पकड़ी, रन किसने बनाए है, हाँ ठीक है नहीं, सर्वाधिक कौन सा एम्पायर ने एम्पायरिंग की, कुछ है, हाँ सबसे ज्यादा कपड़े पहन के कौन आता था, कुछ ही पूछ ले, कोई बात थोड़ी होती। बट बहुत बड़ा रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का, 2003 के वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड कप में रन बनाने का रिकॉर्ड था, शायद 673 थे आई थिंक, उसको तोड़ के सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया किसने, विराट कोहली ने, एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाया। लेकिन किस्मत देखो, सब ज्यादा विकेट भी पड़े, सर्वाधिक रन भी पड़े, ठीक है नहीं भाई, बैटिंग फिर भी वर्ल्ड कप हार गए सर। हाँ ऐसा तो कभी ना कभी जीतेंगे ही, टेंशन मत लो आप। द गोल्डन ईयर पुस्तक, हाँ भाई रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड है जिनकी किताब है 2 गोल्डन ईयर पुस्तक, इनके 89वें जन्मदिन पर वो आता साहब, ये बुक निकाली अपने 89वें जन्मदिन पर, रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर पुस्तक। अब एक गांधी इरविन समझौता, अब तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, 5 मार्च करना भाई, 5 मार्च 1931, और 18 दिन बाद में 23 मार्च को कहां से लगी, अभी बात कर रहे थे गांधी इरविन समझौता। फिर पूना पैक्ट समझौता हुआ 1932 में, हरिजन संघ की स्थापना हुई 1932 में, 30 मार्च में दांडी यात्रा, 12 मार्च से 6 अप्रैल 78 241 मील चले गांधी जी। 1930 में ही सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू किया। हाँ भाई 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एकमात्र कांग्रेस की, किसने, गांधी। 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1917 में चंपारण आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन,
5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड जैसे हो क्या हो गया भाई, बंद हो गया। ठीक है भाई। और 1942 में भारत छोड़ो, और 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी। किनकी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता बोस ने कहा, महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है भाई। हाँ जी। और महात्मा गांधी का जन्म 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और एक ही बार अध्यक्ष बने किसके? कांग्रेस, बेलगाम, 1924। 9 जनवरी 1915 में अफ्रीका से कहा है भारत, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं सर। आ जाओ साहब अगला। अब भाई थोसेगर जलप्रपात किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। देखो ये पढ़ लिया महाराष्ट्र में, वैसे अपन ने पढ़ रखे कई जलप्रपात महाराष्ट्र। जलप्रपातों का मेन जलप्रपात भारतीय वही है, जैसे कुचिकल, कुचिकल वराही नदी। हाँ भाई। जोगरसपा, हाँ सॉरी, अरे बिल्कुल महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक, कर्नाटक में भाई, सॉरी कर्नाटक में शरावती नदी है ना। हाँ भाई कर्नाटक। जोगरसपा कहाँ है भाई? जोगरसपा, ये सारे कर्नाटक में भाई, कर्नाटक है भाई जलप्रपातों के लिए। कुचिकल, वराई, जोगरसपा। हाँ भाई किस पे? श्रावस्ती पे है क्या भाई? श्रावस्ती कर्नाटक में। और एक शिव समुद्रम, हाँ भाई कावेरी, कावेरी पे है ये। ठीक है ना भाई। हाँ भाई। अलमाटी कहाँ है? कहां पर है? अलमाटी भी कर्नाटक में है ना भाई, कृष्णा पे अलमाटी, अलमाटी ये भी कृष्णा पे है भाई। अरे नागार्जुन तो फिर वहां गए, कर्नाटक के बता रहा हूँ। भारत में जो जलप्रपातों के लिए जाना जाता है वो कर्नाटक जाना जाता है स्पेशली। कुचिकल, हाँ कुचिकल कहाँ? वराई नदी पे। जोगरसपा श्रावस्ती पे। और शिव समंदरम कावेरी पे। और अलमाटी कृष्णा पे। ये सारे कहाँ है? कर्नाटक में। हाँ ठीक है भाई, ये सारे कहाँ है भाई? कर्नाटक में। अच्छा बात करें महाराष्ट्र की, तो देखो थोसेगर जलप्रपात महाराष्ट्र में बताई दिया इसने। जायकवाड़ी, जायकवाड़ी तो बांध है, बांध है ना, बांध, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में। हाँ अलमाटी भी बांध दी, सही है। ये जलप्रपात नहीं भाई, अलपाटी भी बांध दी, अलमाटी बांध है भाई, जलप्रपात कर्नाटक। ठीक है ना भाई। जलप्रपात है। और जलप्रपात की बात करें तो गोदावरी में बांध बड़ा हुआ है, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में। वैसे जलप्रपातों की बात करें तो मोस्टली जलप्रपात कहाँ? कर्नाटक के जलप्रपात जाने जाते हैं। सबसे ऊंचा आजकल किसको? कुचिकल को, पहले किसको? जोगरसपा को मानते हैं। ठीक है भाई। हाँ हाँ भाई। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 फरवरी को। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। चलिए भैया ये बताइए, देखिए 21 जून किस लिए जाना जाता है? योग दिवस। कौन सा दिवस भाई? तू बता रहे? 5 जून। है क्या भाई बात? विश्व पर्यावरण दिवस। तू बता 27 सितंबर। नहाने के लिए, खाने के लिए चिल्ला लिया कर पीछे। पर्यटन 27 सितंबर कब है भाई? पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। यस। चलो अब भाई सोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? किससे थे भाई? सोबर्स कल किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है भाई? फुटबॉल से संबंधित। यस या नो? फुटबॉल। सोबर्स कप किसका है भाई? फुटबॉल का।
यस। तो अब आपसे जो हमारे आज के मेहमान हैं, शौर्य चक्र विजेता, मुलाकात करवाते हैं। चलो आ जाओ। हाँ बिल्कुल जोर से आओ सर, आओ आओ आओ। बढ़िया। ठीक है, इसको पीछे हटा दो, इसको हटाए दो, इसको पीछे हटाओ। है। हाँ रिफ्लेक्शन नहीं। आ जाओ आ जाओ, लगाओ लगाओ। तो मैं परिचय आपसे करवा चुका हूँ, बाकी आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ जी बैठो बैठो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। तो आपका परिचय तो हो ही गया, ठीक है करिए। आपको वीडियो भी दिखाया मैंने, शौर्य चक्कर सेना में, ठीक है करिए। अदम्य साहस और दो गोली खाकर देश की सुरक्षा, तो इनसे हमारे रियल मॉडल हैं। किताबें हमने पढ़ी हैं खूब, ठीक है करिए। लेकिन आपके सामने है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को थोड़ा संबोधन करें। First of all, good morning, all of you. आदर्श शिक्षक गुरु जारूँ भी अभी जब आप साथ ही साथ बचिए वैसा याद रखता हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा और सौभाग्य का अवसर है कि मैं आप आपके युवा है, इसके युवा है, युवा शक्ति से मिलेगा मुझे साक्षात्कार। तो आदर्श इंस्टीट्यूट ने मुझे प्रिविलेज दिया है, उन्हें मैं इनकी धन्यवाद देता हूँ। बहादुरी और इन्होंने बहुत कुछ बताया होगा मेरे बारे में। संक्षिप्त में मैं बता दूं, मैं सतेंद्र सिंह सहायक कमांडेंट, अभी रिसेंटली डिप्टी कमांडेंट प्रमोट होने का है, और लास्ट 13 ईयर से मैं सीआरपीएफ नाम सुना होगा तो सीआरपीएफ में सर्व कर रहा हूँ। और अभी प्रेजेंटली मैं श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से थिएटर्स में जो कि अलग अलग ऑडिबल है, पीछे आवाज आ रही है। मैं थोड़ा सा एक और लाइन को इंटरप्ट करके बोल रहा हूँ, इससे पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही था, तो मैं हिस्ट्री का लेक्चरर रहा हूँ। तो मतलब आवाज को थोड़ा मोल्ड करना और इतना पीछे तक पहुंचाने की काबिलियत है, तो शायद सुन पाओगे आप। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब से रिक्वेस्ट किया था, कोई सम्मान समारोह नहीं, कोई किसी तरीके की चीज नहीं, ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। जैसे कि आपकी क्लास में टीचर्स फैकल्टी आपकी करती होगी, इंटरेक्टिव सेशन का मीनिंग समझ रहे हो कि ये वन वे मोड नहीं होना चाहिए, पे होना चाहिए। जो भी कुछ कोई क्वेरी हो मेरे से रिलेटेड हो, मैं लेक्चर देने नहीं आया हूँ, आपसे सिर्फ मिलने आया हूँ। मैंने पहले ही बोला साक्षात्कार, साक्षात्कार में क्या होता है, कुछ मैं पूछूंगा कुछ आप पूछेंगे, हम एक दूसरे से बात करते करते एक राह तय कर लेंगे। और वो शायद मे भी आपको कुछ आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में, तो ये फर्स्ट में ये सब किस चीज की प्रिपरेशन के लिए, ये कंबाइंड है या मतलब ये कॉमन जो, अच्छा कॉमन क्लास है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, ओके पुलिस है, एसआई। तो साथियों वही था कि आप ज्यादा कंफर्टेबल लगा, नहीं नहीं फिर खड़े खड़े थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट थिएटर्स में मैंने कुछ काम किया है, मैंने 4 साल सर्व किया छत्तीसगढ़ में। को मैं सपोर्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैं जब वहां पर सर्व भी करता था, मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, अभिनव बस्तर के नाम से। वो ट्राइबल्स बच्चे, उनका मैं एक्सपीरियंस वहीं से स्टार्ट करूंगा, फिर अपनी जर्नी को जो जो मेरा सर्विस में एक्सपोजर रहा है। साथियों हम कई बार सोचते हैं अभाव में, आप सभी सामान्य पृष्ठभूमि से होंगे या सब चीजें ऐसे होंगे या मतलब
मैं भी उसी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, या आप शहरी क्षेत्र से भी हैं, तो हम बहुत ज्यादा ऐसी रिच ब्रॉड बॉटम नहीं है हमारे कि हम फर्स्ट डे सब सारी चीजें अपन को जो कहते हैं ना गोल्डन स्पून के साथ में का जन्म हुआ है, तो वो अपने साथ नहीं है। ऑलमोस्ट ऐसे होंगे, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, परंतु और हम बार बार जब अपनी कुछ हम प्रोग्रेस को जो जज करना असेस करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे बैरियर्स जो हर्डल्स होते हैं उनके बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं ना। क्या क्या होता है कि मेरे को कोचिंग पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाता है, मैं सीढ़ी बस पकड़ के जाता हूँ। एक एक्सक्यूज हम भी दिया करते थे, मैं पेरेंट्स को बोलते हैं हमें बाइक दो, स्कूटी एक्टिवा लो, बाइक एक्टिवा मिल गया तो नहीं वो अच्छी नहीं है उससे वो, या हमको कुछ मतलब हम फैसिलिटीज को हमेशा कोट करते रहते हैं, या हमारी कुछ लिमिटेशंस जो हमारी फिजिकल लिमिटेशंस है तो हम हमेशा कोट करते रहते हैं। ताकि मैं आपको ऐसी जगह के बारे में बता रहा हूँ जहां आप कहोगे तो ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, इंडिया में कोई ऐसा कंट्री, आपके गांव में, आपके परिवेश में, आपके आजू बाजू में कितने लोग स्लीपर नहीं पहनते थे, ऐसा देखा है आपने? तो वो एरिया ऐसा रीजन है 99%। अब मैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था तो बच्चे नंगे पैर ही आते थे। 90% पॉपुलेशन अभी भी ऐसी है उस रीजन की जो कि अपने पैरों में स्लीपर नहीं पहनते। आपने कैसे अच्छी ड्रेसेस पहन रखी हैं अपना है उनका, तो वो आपके एक तो क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी हैं, वो लोग वुमेन्स सिर्फ दो कपड़े होते हैं, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट को, ये मेल होता है सिर्फ वो लोअर पार्ट को, नेचर को कभी भी या उन परिस्थितियों को उन्हीं परिवेश से उन्हीं गांव से पढ़े हुए, मैं गांव का नाम भी बता दूंगा आपको, बनिया गांव एक गांव, उस गांव से आईएफएस इन फॉरेन सर्विस। मैं कह रहा हूं कि इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना आईएएस से भी ज्यादा टफ होता है ग्रामीण परिवेश के बच्चों को। मैं किया हुआ हूं कि जब आप आईएएस क्वालिफाई कर देते तो इंडियन फॉरेन सर्विस का एक सेपरेट इंटरव्यू और होता है बाद में, बिकॉज फॉरेन सर्विसेज जो आपके एम्बेसडर आई थिंक, पर तो समझ रहे होगे ना, एम्बेसडर्स अपने जो राजदूत होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अपने डेलीगेशन एम्बेसीज में कहाँ होते हैं, अब्रॉड में होते हैं। जैसे यूएस एम्बेसी में अपना एक राजदूत होगा, एम्बेसडर होगा, तो उनको उन पर्टिकुलर लैंग्वेज की एफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो उनसे जाके कम्युनिकेट कर सके और अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर सके, प्रतिनिधित्व कर सके। तो गांव के लड़कों का, हम जो भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं उन्हें मोस्ट ऑफ में क्या दिक्कत होती है, हंगारी इंग्लिश या मतलब कुछ भी कोई भी ऐसी एडवांस लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में हमारी एफिशिएंसी कम होती है, फ्लुएंसी कम होती है, तो उसके लिए अलग से एक इंटरव्यू होता है। बट अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के उस परिवेश का लड़का आईएफएस में सेलेक्ट हुआ, तो ये तो आप मान गए होंगे कि कोई मतलब जो आपकी भौतिक सुविधा है वो आपकी कोई भी प्रगति उन्नति में कोई बाधा, इस इंसिडेंट के बाद तो शायद कोई नहीं बोलेगा। और वो लड़के बड़े डेडिकेशन के साथ में सुबह 4 बजे उठ के, जो मेरे को फिर ऑफिस आवर से सब चीज हो जाता 6 बजे मेरे पास में पहुंच जाते थे, और मोस्ट ऑफ टाइम मैं उनकी क्लास 2 घंटे की ले लेता था, 1 घंटे की लेता, नहीं मिला तो समय उनके पास कोई साधन, बुक्स भी नहीं थी बेचारों के पास में यार, बेरली मैं उनको परचेज अपने पॉकेट से करके दे देता था, वैसे भी 12-15 लड़के सेलेक्ट हुए। वही आप बोलोगे अगेन सर उनका एसटी का ट्राइबल का कोटा होगा, ये होगा, मैंने कहने के जब हमको कुछ करना नहीं है तो हमारे पास में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, मल्टीपल आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो वो मेरा एरिया था, वहां हमने काफी इनोवेटिव काम किए। मैं अपनी ही जर्नी जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैंने सीखा है जो करने का वही मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा। तो ये तो हमारे लिए आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव से हो गया। देन आप आज सब मेहनत कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट थिएटर्स में जाओगे, अच्छे अच्छे जॉब और प्रोफेशंस भी हासिल कर लोगे, ठीक है ना। और एक के बाद एक की स्टेप जो कि आपने अपना गोल जो भी डिसाइड किया, वो रेलवेज हो सकता है, आपका कोई फोर्सेज हो सकता है, या आपका सिविल सेक्टर में हो सकता है, एसएससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने अपना डिसाइड कर रखा होगा अपनी फैकल्टीज, या कोई गोल आपने डिसाइड किया होगा। बट गोल हम कर लेते हैं, बट उस गोल के बाद हमें कुछ पता नहीं होता है प्लान भाई जॉब किस लिए चाहिए आपको, अल्टीमेट गोल हमारा लाइफ का क्या, जो भी है क्या, जॉब लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि लाइफ को आपको स्पेंड करना है, सर्वाइव करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जीविकोपार्जन करना है, पैसा चाहिए। बट अल्टीमेटली तो पैसा गोल नहीं हो सकता ना,
हो सकता है उनमें से कुछ लोगों का हो, बट हर किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमको जाने से पहले हमको जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्लाइटली दिमाग में क्लिक कर लेना है, यार इस प्रोफेशन में जाने के बाद ये लिमिटेशन है, ये काम है, और मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज दैट कोई फोर्स में चला गया, यार मैं तो जंगल में पड़ा हुआ हूँ, अब मैं अपने थिएटर्स के बारे में बताऊंगा, यार मेरे को तो मेरे घर जाने का मौका नहीं मिलता, मैं तो होम सिकनेस है, फैमिली सिकनेस है। जब आप जॉब सेलेक्ट कर रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो, तो उससे पहले इन सब चीजों के बारे में सोच लेना चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या है। बट मुझे वो चीजें फील नहीं होती। मैं मोस्ट ऑफ टाइम बाहर स्पेंड किया है, जब भी ये फैमिली से दूर, फैमिली भी आपको एडजस्ट कर रेडी है और मैं भी एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो मैं फोर्स के लिए क्या हूँ, फिट हूँ। आप में से कोई ऐसा जो कि परिवार से दूर ही नहीं रह सकता, वो उस प्रोफेशन को सिलेक्ट कर लेता है, तो फिर वो दिक्कत आती है। एंड कोर्स सेलेक्ट करके भी आपका क्या मोटिव है, आप कुछ करना चाहते हो या सिर्फ सैलरी बेस्ड होकर वहां जाना चाहते हो, तो फिर मजा नहीं आएगा यार। सिंपल सी बात है, जितना आप एक फोर्स पर्सन को सैलरी मिलती है, आप बाहर यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप चालू करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप मींस अपना स्टार्टअप चालू करोगे, छोटा मोटा भी, तो भी पैसा कमा लोगे। मानते हो मेरी बात से एग्री कर रहे हो? अरे एक जो पानी पूरी बेचने वाला है ना, कोई अच्छी सी जो पानी पूरी वाला, वो मेरे से ज्यादा सैलरी ले लेता होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत वहां जाने की, एक एग्जाम यूपीएससी का इंटरव्यू देने की, लिखने की, इन चीजों की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमें हमारा मकसद है वो क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है यार जिंदगी से, हम चाहते क्या है जिंदगी से। और वो सब चीज वही लाइफ का अल्टीमेट अचीवमेंट, वो मतलब गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए यार मुझे करना क्या है। मोस्ट ऑफ टाइम हम ये होता है कि हम डिलेमा में होते हैं कि मुझे करना क्या है, वही मुझे गोल क्लियर नहीं होता। तो भाई मेरा, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे नेशन के लिए जहां पर भी रहूं, जैसे भी रहूं, मेरी कोई प्राइमरी टास्क तो नहीं था। मैं बच्चों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं है ना, मेरा तो वेपन के साथ प्रोफेशन था। मुझे वहां पर जो इंसर्जेंसी थी, जो भी एक अराजकता फैली हुई थी, उसको क्या करना था। छत्तीसगढ़ के बारे में सुना है ना आप लोगों ने, क्या है आज का नेशनल थ्रेट है ना वहां पर, कोई सिचुएशन है ऐसी, इमरजेंसी है, इंसर्जेंसी है। देखिए जनरल अवेयरनेस तो पढ़ रहे होंगे ना आप। कुछ कुछ ऐसी इंसर्जेंसीज हैं अपने थिएटर्स में, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, उनको आप नेशनल इश्यूज भी मान सकते हो, प्रॉब्लम्स भी मान सकते हो। क्या है, नक्सलवाद। नक्सलवाद, तो उसका जेनेसिस भी आपने पढ़ा होगा। तो वो नक्सल्स को कंट्रोल करने को, रेगुलेट को, जो इंसर्जेंसी वहां के लोकल्स में डेवलप हुई है, उसको ओवर पावर करने के लिए, कंट्रोल करने की हमारी जिम्मेदारी थी। बट बीइंग ए सोल्जर, बीइंग ए सिटीजन, सब कुछ से सबसे पहला मैं लकीली भाई साहब के कॉलेज में भी मेरे को जाने से पहले मौका मिला है। मैं आपको एक बात कोट करना चाहता हूँ भाई, आप और हम यहाँ बैठे हैं, आप और मैं बाहर रोड पर घूम रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो मन में आया वो पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं। बीइंग ए इंडियन सिटीजन होने के नाते सारे राइट्स कहाँ से मिले आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया, भारतीय संविधान ने दिया जो सारे राइट्स है। अब हमने देश से ले तो बहुत कुछ लिया, देने की बारी किसकी है अब। पर हम हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किसकी करना चाहते हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, फलाना फलाना, उसने ये नहीं किया, सफाई कर्मचारी नहीं आया तो मेरे मोहल्ले में गंदगी है, मेरे यहाँ पे ये नहीं हुआ तो ये है। बट हमने कभी खुद सोचा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, जब तक नहीं करोगे, और उसके लिए इंतजार नहीं करना है आपको। मैं आपके जॉब और प्रोफेशन पे तो आ ही जाऊंगा, आप जॉब तो अचीव कर ही लोगे, बट उसके बाद में हम कितना जुडिशियसली, कितनी ईमानदारी से अपने जॉब को, अपनी ड्यूटी को, क्यों हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। सपोज दैट आप रेलवे में लग गए, आपने जुडिशियसली, आपने मान लो लोको गार्ड की ड्यूटी लगी, आप या किसी पे लगे, आपने जुडिशियसली अपना काम नहीं किया, तो क्या होगा, वो जब क्या होगा, रेलवे एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, आप में से कोई मान लो ब्यूरोक्रेट गया, आप फाइल मान लो ऑफिस में लग गया, आप या अकाउंटेंट है या आपने जुडिशियली अपना काम नहीं किया, तो करप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का अर्थ है, बार बार मैं एक बात, आप साइंस की स्टूडेंट हो, आप सोचते हो मेरे अकेले के करने से क्या होता है। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या करते हो, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, सरकार को चुनते हैं ना। आई थिंक यार बहुत ज्यादा वो हो गया, बोरियत वाला हो गया, ओल्ड हो रहा है क्या। तो यार कुछ बीच में सवाल भी डाल दो ना, पलटनली साहब आपकी बात से सहमत नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है, लोकतंत्र में क्या होता है, हम सरकार को
चुनते हैं। हाँ, और उसमें करते क्या, वो चुनते कैसे हो, क्या करते हो आप, वोटिंग करते हो। कौन करता है वोटिंग, सब करते हैं। अच्छा, उसमें हम बार बार क्या सोचते हैं यार, कई बार हम लोगों की मेंटलिटी क्या होती है कि मैं ना जाऊं, मैं वोट ना दूं तो क्या होगा मेरे वोट से। अगर हर आदमी ये सोचने लग जाए तो क्या होगा, इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं होगा। सबका एक कलेक्टिव एफर्ट है ना, एक एक वोट को ही मिलकर वो थाउजेंड्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, इंडिया को किसी ने देखा है क्या, देखा है? आपसे पूछ रहा है, आपने आपको देखा है, नहीं देखा, किसी ने ऐसे है जिसने देखा है, मैप में देखा है, और हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ बैठे बैठे दिखते, कहाँ दिख रहा है? अरे यार, आप उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में काफी लोग हो यार, सब छोटी छोटी यूनिट्स को मिलके ही इंडियन नेशन बना है। आप कहते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो कौन प्रोग्रेस कर रहा है, अल्टीमेटली आप और मैं प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो कौन नहीं कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहा है देश तो कौन अच्छा काम कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और देश अच्छा काम नहीं कर पा रहा, देश में कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, करप्शन है, जो भी है, मतलब कम्युनिटी वायलेशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंसर्जेंसी है, प्रॉब्लम्स है, इसलिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रिजॉल्व कौन करेगा। डिवाइड होता गया, हम बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर इन सब चीजों को टॉकिंग करते हैं कि पानी का ग्लास मिल जाए तो नॉर्मल पानी का ग्लास दे दें, और वो क्या होता है कि हम हमेशा, मैं आपसे माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिंपल बात पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सिंपल क्या होता है, हम जब भी डिस्कशन करते हैं इस देश का कुछ भी भला नहीं होने वाला, यहाँ पे करप्शन कभी भी खत्म नहीं होने वाला, या ट्रैफिक जाम कभी भी खत्म नहीं होगा। किससे क्रिएट होता है, हम लोग, ट्रैफिक कल से जाते हैं, हम ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। करप्शन कौन करता है, हम ही लोग, आप यहाँ से मेहनत करके जाएंगे, पहले ही माइंड सेट में चल रहा है, मेरे पड़ोसी वो जूनियर अकाउंटेंट लगा तो सीनियर अकाउंटेंट 3 माले की बिल्डिंग बन गई, मुझे उससे जल्दी प्रगति कर 4 माले की बिल्डिंग बनानी है। तो ये सब सारी चीजें हमको ओवर पावर करनी पड़ेगी यार। मैं, आपको विश्वास है मुझे, आप डेफिनेटली जॉब जो चाहोगे जॉब तो मिल ही जाएगा। असली जंग पता है कब चालू होगी, जब आप जॉब हासिल करके अपने ग्राउंड में अपनी फील्ड में चले जाओ। तो उन चीजों को यार हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब। अब आज से कितने लोग हैं हम लोग की कभी भी इंडिया को ब्लेम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को ब्लेम नहीं करेंगे। भाई आप कितने मानते हो कि पॉलिटिक्स में करप्शन है, कितने लोग मानते हैं ना, नहीं होना, उठाओ ना हाथ, कितने लोग मानते हो पॉलिटिकल सिस्टम में, वो कैसे दूर होगा, कैसे करोगे बताओ ना। हाँ, वोट सही इंसान को डालेंगे तो वो हो गया। और मैं बचपन में थोड़ा सा, मैं वैसे क्रांतिकारी टाइप का था, वैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं फिफ्थ में पढ़ता था, मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उन्होंने बोला आप फीस यार इतनी ज्यादा लेते हो, गरीब से भी लेते हो, ये भी लेते हो, वो लेते हो, तो उन्होंने सिंपल एक जवाब दिया, बेटा थोड़ी सी मेहनत करो और डॉक्टर बन जाओ, फिर तुम फीस मत लेना, गरीबों का इलाज फ्री में करना, इससे बेटर कोई मैसेज नहीं जाएगा। आप पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनो, और आप अपना एक एग्जाम्पल सेट करो कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये ईमानदारी एग्जिस्ट करती है। ये एक बेटर वे है। सजेशन यार हम सबको दे सकते हैं, हम भी, मैं बोलूं, मैं फोर्स में हूँ, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं लेक्यूना है, क्योंकि मैं एक फोर्स पर्सनल बाद में हूँ, पहले क्या हूँ ना, एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं इंसान हूँ। इंसान जहाँ पूछता है कुरुचियां उसके साथ साथ में पहुंच जाती है, तो वहां पर भी मतलब थोड़ी एविडेंस है, कोई बैड प्रैक्टिस है, गलती हर चीजें हैं, तो उन चीजों का, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, मैं उनका हमेशा कोट करता हूँ, मेरे को आज भी उनका याद है, हुआ करते थे एच.एन. कश्यप, हरिनारायण कश्यप, हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो कहते थे बेटा
सब कुछ करने में, आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, बाबू बनने में, टीचर बनने में, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए बनने का एक प्रोसेस है। बट एक चीज है जो आप आज पहले ही दिन बन सकते हो, वो क्या है? अच्छा नागरिक या इंसान बनने। वो तो आप आज ही डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। अब एक चीज सिंपल सा देखो, अगर आप अच्छे नागरिक तो बन गए ना आप सब, आपने ओथ ले लिए, आपने प्रतिज्ञा कर ली, मैं एक अच्छा जिम्मेदार, ईमानदार और संवेदी नागरिक बनूंगा। संवेदी वर्ड मैं बहुत फोकस करता हूँ, संवेदी वर्ड पर। मैं संवेदी वर्ड आपको जरूर अभी थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। बट आप तीन चीजें हो गई आपके पास में, आप जिम्मेदार हो गए, ईमानदार हो गए और संवेदी हो गए, ठीक है ना? ये आप एक नागरिक हो गए। अब आप कल बनते हो आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, साथ में आप आगे क्या लगा लो, एक यही तीनों वर्ड ऐड कर लो, क्या हो गया? आप ईमानदार आईएएस बनोगे, जिम्मेदार आईएएस बनोगे और संवेदी आईएएस बनोगे। कुछ भी बनोगे तो ये तीनों चीज आपके साथ में क्या होंगी? हमेशा आगे ऐड होके आएंगी। अब आप इमेजिन करके दीजिए, एक संवेदी आईएएस है, कलेक्टर है आपका, ईमानदार कलेक्टर है आपके जिले का और जिम्मेदार कलेक्टर है आपके जिले, आपके जिले की रोक सकता है? कहाँ से सुधरनी है? हमसे ही सुधरनी है भाई। फिर हमेशा फिर वही नहीं कहना है कि यार सिस्टम चालू होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी इसे सुधार का, नीचे से भी तो हो सकता है ना। तो आप लोग, जैसे मैंने वोटिंग का बोला, इन चीजों का बोला, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है ना? हमको क्या करना है? जिम्मेदार नागरिक बनना है, देखना देश। अगर अच्छाइयां ढूंढने लगोगे तो से ही आपको इसमें बहुत अच्छाइयां नजर आने लग जाएंगी। अगर आप कमियां खोजने निकलोगे तो किसी रोड से घर तक पहुंचोगे तो इतनी कमियां नजर आएंगी तो अच्छाइयां देखो, अच्छी पॉजिटिव। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं यहीं पर कोचिंग करता था, राजपुताना में जाता था, अपनी सिविल कर रहे थे। तो मेहता और ये 5 बत्ती पर डॉक्टर शाम के घर सामने से मैं निकल रहा था, एक गरीब से 2 बच्चे घूम रहे थे, उनको किसी 3 केले दिए, 3 केले दिए। 3 केले में क्या किया, बगल में बाजू में एक गाय खड़ी थी, तो उन्होंने दोनों भाइयों ने एक एक केला, मतलब 2 भाई होंगे, फ्रेंड होंगे, मुझे आई हैव नो आइडिया, मुझे उसके बारे संबंध में कोई बहुत ज्यादा पता नहीं है। उन्होंने एक एक केला खाया और तीसरा केला क्या किया, गाय को डाल दिया। अब मेरा साथ में मेरा दोस्त था, मैंने कहा यार देखो, हम लोग हमेशा कि यार मेरे पास इतना होगा तब मैं किसी की हेल्प करूंगा, मैं इतना होगा तब सपोर्ट करूंगा, या ऐसा होगा तब मैं करूंगा, या मैं ऐसा होगा तब करूंगा। ये देखो इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास इनकी जिंदगी की लाइफ की कमाई क्या थी, 3 केले, उसमें से भी एक एक अपना लिया, तीसरा किसके साथ साझा कर लिया, गाय के साथ। मेरे साथी जो साथ में था, अरे यार तीसरा है ना सड़ा हुआ होगा, मैं उसको कोट नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, सोचने का माइंड सेट है यार उनका। आप किसी भी नजरिए से जैसे इस दुनिया को देखना चाहोगे, आदमी को, अपने साथी को, पड़ोसी को, वैसी ही दुनिया है, इससे अलग कुछ नहीं है। और मैं आपको कुछ भी ऐसा थ्योरेटिकल भाषण या लेक्चर देने नहीं आया हूँ साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे जिंदगी की रोजमर्रा मेहनत आप कर रहे हो, फैकल्टी आपके साथ में, टीचर्स आपके साथ में है, आपके गार्जियंस का सपोर्ट आपके साथ में, आपको सफल होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो है ही है। पर सफल होने के बाद की जो जंग है वो बहुत टफ है, उसमें आपके ऐसे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, डिस्टर्बेंस आएंगे, बैरियर्स आएंगे जो आपकी इंटीग्रिटी को कभी डाउटफुल करेंगे, कभी आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कभी आपको, तो वो सब चीजें अलग अलग है यार, उनको फेजेस को आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 2-3 वर्ड बोले थे, ईमानदारी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जवाबदेही या जिम्मेदारी के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक मैंने वर्ड बोला, संवेदी होना। संवेदी का मतलब क्या होता है? एक होता है एम्पैथी और एक होता है सिंपैथी, दो शब्द होते हैं ना, 2 वर्ड होते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? और बहुत बड़ा अंतर है। एक परानुभूति भी सुना होगा आपने, शब्द होता है, चलो ज्यादा लंबा नहीं, मैं परानुभूति और संवेदी का मतलब ये बता रहा हूँ। मेरे ये साथी या भाई साहब मेरे साथ में बैठे, इनकी दुख की पीड़ा मैं इनके चेहरे और हाव भाव को देखकर मैं पहचान लूं और उसका मैं निराकरण करने की कोशिश करूं, तो वो क्या होगी, संवेदी होना। आप किसी भी ऑफिस में बैठे होगे तो एक बेचारा दुखी दुखियारा आया है, तो आप एक तो झड़क के उसको फेंक दो, या आप उसको समझो कि उसकी समस्या क्या है, वो आपकी संवेदना, ये संवेदी जो
टीचर होता है वो उसको चीज को समझ लेता है। संवेदी बहुत वाइड एस्पेक्ट का शब्द है। आप संवेदनशीलता ये होती है कि आप पेड़ के अंदर भी सजीवता तलाशने लग जाओ। पेड़ लहरा रहा है, चल रहा है। मैं लिटरेचर का थोड़ा सा स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने ये पढ़ी है और वहां से मेरे नेचर में थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ है। तो आप पेड़ों के प्रति आपका अटैचमेंट होना, नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति आपका अटैचमेंट होना, जो एस्पेक्ट्स हमारे दिमाग से आज बिल्कुल भी क्या हो रखे हैं, छूट रखे हैं। या कोई एक मतलब पैट जा रहा है या गाय, पशु, आदमी, किसी के प्रति भी संवेदी होना, दूसरे की मनोस्थिति, मनोदशा को समझना और उसके अनुसार ही अपना व्यवहार करना, ये संवेदी होना किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। नॉट ओनली फॉर सोसाइटी, आपकी अपनी फैमिली के बीच आप संवेदी नहीं होंगे तो अपने माता पिता की मनोस्थिति समझ पाओगे, माँ बाप की मनोस्थिति समझ पाओगे, अपने भाई बहन की नहीं। आपकी शादी होगी आगे चल के, आप अपने लाइफ पार्टनर की संवेदनाओं को, मनोस्थिति को नहीं समझ पाओगे, तो आप लाइफ में कितना भी पैसा अर्न कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। तो संवेदी होना बहुत जरूरी है। संवेदी आदमी के रिलेशन बहुत जल्दी बनते हैं। तो आप किसी के प्रति एक अटैचमेंट रखते हो, एक उसके एक अच्छा भाव रखते हो, तो आपके फ्रेंड्स बनने की जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं आपके बनते हुए चले जाएंगे। आप एक डॉक्टर भी, मैंने प्रोफेशन में मेरे कई मतलब क्लासमेट्स, बिकॉज मैंने भी बायो से किया था, जिस स्कूल में पास आउट हो तो 600 डॉक्टर्स उस स्कूल से पास आउट होकर बने। तो डॉक्टर से मैं साथ में रहा हूँ। आपके लिए बहुत बड़ा स्कॉलर डॉक्टर होना बहुत जरूरी नहीं है। कई डॉक्टर ऐसे हैं कि उनकी एकेडमीज में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट वो अपने पेशेंट के साथ में कनेक्ट बड़ी आसानी से हो जाते हैं और उसकी चीज को, डिजीज को डायग्नोज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और आधा इलाज तो आप मरीज को अच्छे से सुन लेते हो, उसकी बात को समझ लेते हो, तो उसी से ही हो जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। हम एक काम के लिए गए, मैं भाई साहब के साथ ही था, मेरा कोई व्यक्तिगत काम था, मैं भाई साहब को लेके गया। तो हम एक सो एंड सो मिनिस्टर से मिले, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ उनका नाम। तो हम मिले, उन्होंने हमारी बात बड़ी गंभीरता से हमारे डॉक्यूमेंट्स देके सुने और हमारी बात को सुन लिया। तो मेरे लिए वो काम होना ना होना मैटर नहीं करता, बट उन्होंने मेरे को आधा सेटिस्फेक्शन तो कैसे दे दिया, अपने बिहेवियर से। ये आपके नेचर में होना बहुत जरूरी है। आपका साथी है, कोई पड़ोसी, उसके आपको समझ जाना चाहिए। आप एक टेबल शेयर करते हो, तो जब आपको आपके पड़ोसी को समझना बहुत जरूरी है यार, कि आप आज वो कोचिंग आया तो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था बिकॉज ऑफ उसके कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई ऐसा एक्सेट्रा। आप जब तक अपने पड़ोसी के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते हो, तो फिर ऐसी सक्सेस का कोई यार मीनिंग नहीं है। और आप जिससे दूसरे से बॉन्डिंग रखोगे, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से 4-5 अच्छे दोस्त बना लेना जो आपके साथ में वैल्यूबल चीजें शेयर कर सकते हैं, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं। या सिर्फ आप एक दूसरे से जेलिसी करते रहो, यार नहीं यार वो उसके ज्यादा मार्क्स आए करके मैं ज्यादा लेके आऊंगा, मेरे वो प्रतिस्पर्धा अच्छी है, ईर्ष्या गंदी चीज है, ठीक है ना। तो संवेदी होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे। मैं सिंपल आप कुछ ऐसा प्रिंसिपल आपको 2 मिनट का बताना चाहूंगा। आपका कितनी देर का लेक्चर है? ना ना कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं नहीं, नहीं, तो फुल टाइम लगता है। फुल टाइम नहीं, 5-10 मिनट में मैं हाँ, कर ना, ना। हाँ 5 मिनट। एक साथी में एक छोटा सा आपके साथ में, आप बोलते हो कि हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे सक्सेस को पाने। मैंने एक बहुत बड़े अपने पॉलिटिशियन से मैंने एक बात सुनी, आप भी वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देख लेना। मैं एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक रेगुलर जो प्रोसेशन है वो आपको सक्सेस में कभी भी रोक नहीं सकता। उसका मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटी कहानी से बताता हूँ कि आपने जो चीज आप आज से ही अगर मेरे यहाँ के आने का मीनिंग कुछ निकालना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी XYZ 2 चीजें ऐसी ऑप्ट करके जाओ आज कि मैं ये काम जो आज तक आप नहीं करते हो, वो 2 काम मैं अब डेली बेसिस पे करूंगा। चाहिए दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो काम मुझे कभी भी छोड़ना नहीं है। अगर ये काम आपने कर लिया तो आप आज ही यहाँ से सक्सेस होगे, चले जाओगे। वो आपकी लाइफ में क्या लाता है? डिसिप्लिन को लाता है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 मित्र थे और बैलगाड़ी वगैरह चलाने का काम करते थे। वो एक साधु के पास गए, साधु जी हमारी उन्नति नहीं हो रही, प्रगति नहीं हो रही, बेटा एक जगह छुपी। तो मैंने जो बात बोली वही उन्होंने बोली, 2 ऐसी प्रतिज्ञा लो, या एक ही प्रतिज्ञा ले लो
तो तुम फॉलो करते करते रहोगे तो रेगुलर सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, डैम श्योर है। तो महाराज जी ने क्या स्टूपिड प्रतिज्ञा बता दी। गांव का बेचारा अनपढ़ आदमी था, उसने बोला कुछ नहीं यार, राम और श्याम गए थे। राम ने बोला श्याम मैं तेरे को बगैर देखे खाना कभी भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी थे और दोनों बैलगाड़ी चलाते थे। अब राम और श्याम दोनों बैलगाड़ी लेके जाते या और पहाड़ से पत्थर लेके आते, कुछ भी माल ढोने का काम वाम करते रहते थे रेगुलर। एक दिन राम घर पहुंचा और वो खाना खाने की बारी आई तो उसने श्याम के घर गया, पहले श्याम को देख लेता हूँ, श्याम नहीं मिला। श्याम के घर वालों से पूछा अनुल कहाँ है, अनुल श्याम पहाड़ खदान से पत्थर लाने गया हुआ है। यार ये तो बड़ी विपदा हो गई। खाना खाना घर वालों ने बोला क्या होता है एक दिन में, खा लो ना वैसे ही, कल श्याम को देख के खा लेना। तो नहीं, तुझे ने कहा था प्रतिज्ञा पे अटल रहना है। तो श्याम बोला, राम बोला तुम खाना लगाओ मैं आता हूँ 15 मिनट में। वो दौड़ के गया और दूर में पहाड़ पे अपना उसका दोस्त पत्थर खदान निकाला था, वो रुक रखा था। उसने दूर से ही मतलब 10-15-20 मीटर से दूर से देखा, बोला हाँ श्याम, हाँ बोले हाँ मैंने देख लिया देख लिया, और मैं जा रहा हूँ। वो वापस निकलने की तैयारी करने लगा। मीन टाइम में क्या हुआ कि श्याम को खदान से खोदते खोदते एक सोने का घड़ा निकल कर आ गया। अब राम को डाउट हो रहा है कि श्याम ने मुझे क्या कर लिया, घड़े के साथ में देख लिया। और वो दूर जा रहा है, चलते जा रहा है, डिस्टेंस से चलते जा रहा है चलते जा रहा है। वो बोला हाँ यार मैंने देख लिया। वो सोच रहा है कि इसने सोने का घड़ा देख लिया। अब वो दौड़ रहा है, वो उसके पीछे दौड़ रहा है। अरे बोले यार कहीं मत जा, हम दोनों शेयरिंग कर लेंगे, इसका 50-50 कर लेंगे, गांव वालों में नहीं बताना। ये थोड़ी सी जोली मोड पे है, बस कहने का अर्थ है कि अगर आपने कोई चीज को ऑप्ट कर लिया तो उसको कभी भी छोड़ना मत। जो प्रतिज्ञा ले लिए तो आपकी सक्सेस 100% आपके पास में हो। तो आज ऐसा यहाँ से एक पढ़ लेके जाएंगे, दो चीजें कुछ भी ऐसी जो आप अपनी लाइफ में अभी तक नहीं करते हो। या सपोज जब यही क्लास रिज्यूम कर लो कि मेरे को क्लास में हमेशा 15 मिनट पहले आना है, जो कि लेट आता हो मेरी तरह कोई, तो सोचे कि मैं 15 मिनट हमेशा पहले आऊंगा। तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या हो गया, आप कभी भी जिंदगी में कहीं लेट नहीं पहुंचोगे। भाई बड़ी सक्सेस वाली बात है। बातें सुनने में बहुत छोटी लगती है यार, अगर इनको आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो ऐसी 5 प्रतिज्ञाएं आप अपनी कर लेना, अगले साल अपना रिजल्ट देख लेना, आपके पास सक्सेस अपने आप। क्यों हो सकता है? दूसरा एक और चीज मैं आपको सिंपल मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि आपने जो चीज सोची है, एज्यूम कर लो आज ही यहाँ से निकलने से पहले कि मुझे ये बनना है ये करना है, और वो ऐसे चलते फिरते वाला मत करना। वो आपके थॉट परसेप्शन में आ जाना चाहिए, आपके विचारों में आ जाना चाहिए। रेगुलर आपको सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। तो आपके डीड्स, आपके कार्य हैं, उसी आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके काम, क्योंकि जब आप एक लक्ष्य को देख लेते हो तो फिर संसाधन अपने आप में क्या होने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं। फिर आपको अपने आप अपना आपका दिमाग आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन करके बताने लग जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको मीन्स मिलते हुए नजर आ जाएंगे, अगर आपने दिल से किसी चीज को चाहा है। यहाँ पे कोचिंग में बैठ के सोचा कि यहाँ ये करना है वो करना है, और देन गेट से बाहर निकलते वो चीज बाहर हो गई, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। सिंपल सा देखो यार, कहीं ट्रेन पकड़नी है सुबह जल्दी, तो आपको आप अलार्म भी नहीं लगाओगे तो 4 बजे आंख अपने आप ही क्या हो जाती है, होता है ना ऐसा। वो कहाँ से होता है, दिमाग विचार से, दिमाग से। तो अगर आपने सोच लिया, बट वो आपके प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में आनी चाहिए, आपके रेगुलर प्रोसेस में ये चीज आनी जानी चाहिए कि हमेशा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, ये चीज अचीव करनी है, ये चीज। तो आपके डीड्स, आपके काम, आपकी एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली उस साइड में डाइवर्ट होना चालू हो जाएगी। मैंने अभी तक सिर्फ बोला ही बोला है। आपका 5 मिनट का सेशन भी ऐसे 2 मिनट अभी आपके अलाउ करें, कोई क्वेरी हो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड या कोई आपके अकेडमी से रिलेटेड, तो प्लीज मुझसे कुछ पूछ सकते। अभी तक मैंने 2 वे बोला था, ये 1 वे ही चल रहा था इतने देर। ठीक है, अभी कोई बैठ जाओ आप, बैठ जाओ आप एक बार, बैठ जाओ, हाँ बैठ। पानी पियो, पानी मंगवाया था, पानी भी नहीं। कोई हो तो बताओ। ये तो ये सुनना चाहते हैं कि आपने जो लास्ट में बारामूला में जो किया ना उसका 2 मिनट। यार मैं मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं अपनी इसको गाता सुनाता रहूं तो फिर बहुत ज्यादा
वो भी अगर कोर्स का पार्ट सुनना चाहते हो तो वो सुनाऊं। मैं मेरी बियर्ड आपने फोर्स पर्सन के बारे में सुना होगा। फोर्स पर्सन